हेलो दोस्तों। इंडिया कोल नहीं छोड़ सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इंडिया ने फिस्कल ईयर 2024-25 में 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन क्रॉस कर लिया है और प्रोडक्शन धीमे करने का कोई प्लान नहीं लग रहा। कोल मिनिस्ट्री इसे 2030 तक 1.5 बिलियन टन तक ले जाना चाहती है। कोल आज भी इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और हमारी प्राइमरी एनर्जी नीड्स के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करता है। भले ही उम्मीद है कि रिन्यूएबल्स एनर्जी मिक्स में कोल से ज्यादा बड़ा शेयर लेंगे, लेकिन कोल की एब्सोल्यूट कंजम्पशन लगातार बढ़ रही है। इस एक्सपेंशन का सबसे बड़ा हिस्सा जमीन के नीचे हो रहा है। इंडिया अंडरग्राउंड कोल माइनिंग आउटपुट को लगभग 3 गुना करने का प्लान कर रहा है, जिसका टारगेट फाइनेंशियल ईयर 29 तक एनुअली 100 मिलियन टन से ज्यादा है। अंडरग्राउंड माइंस जो इंडिया की टोटल कोल माइंस का 40% है, टोटल आउटपुट का सिर्फ 3.5% प्रोड्यूस करती हैं। ये छोटी हैं, चलाने में महंगी हैं और इनमें स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये देश के सबसे रिच कोल बेड्स या सीम्स के ऊपर है, जिसमें वो कोकिंग कोल भी शामिल है, जिसका इंडिया को स्टील मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरत है। लेकिन इन प्लान्स में एक प्रॉब्लम है। देखो, कोल सीम्स में काफ़ी मीथेन होती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। माइनिंग इन सीम्स को क्रैक कर देती है, जिससे ये गैस अपने आप बाहर निकलने लगती है। 20 साल के स्केल पर देखा जाए तो इसका वार्मिंग इम्पैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम ज़्यादा होता है। माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अब तक ग्लोबल टेम्परेचर में जो बढ़ोतरी हुई है, उसमें 30% हाथ इसी मीथेन का है। एम्बर का अंदाजा है कि 2029 तक इंडिया की कोल माइन मीथेन का शॉर्ट टर्म वार्मिंग इम्पैक्ट लगभग 138 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक पहुंच सकता है। इसे समझने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि ये 2021 में इंडिया की सड़कों पर चलने वाली हर ट्रक और बस से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। और अंडरग्राउंड माइनिंग सरफेस माइंस के कंपैरिजन में स्पेशली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। आउटपुट में कम कंट्रीब्यूशन के बावजूद मीथेन एमिशंस में इसका हिस्सा 15% है। ये सब इंडिया के 2070 तक नेट जीरो एमिशंस के गोल के अगेंस्ट जाता है। सच तो ये है कि हमारे पास कोल माइन मीथेन या सीएमएम से निपटने के लिए कोई डेडिकेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क ही नहीं है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एमिशंस या सीएमएम को खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी की नहीं है, जो कि काफ़ी प्रूवन है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस बात में छुपा है कि इंडियन स्टेट कोल प्रोडक्शन को कैसे गवर्न या मैनेज करता है। एनर्जी थिंक टैंक एम्बर का नया रिपोर्ट इसी पर गहराई से बात करता है। आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम गैस कैप्चर करने के टेक्नोलॉजी के स्केल को डिस्कस करेंगे। फिर हम इस टेक के इंचार्ज कौन है ये देखेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या फायदा हो सकता है। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ेरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केल से शुरू करते हैं। सारे फॉसिल फ्यूल एमिशन सिर्फ कंबशन या जलाने से नहीं आते। एक बड़ा हिस्सा उन गैसेस से आता है जो माइनिंग, ड्रिलिंग या ट्रांसपोर्ट के वक्त एटमॉस्फेयर में निकल जाती हैं। इन्हें फ्यूजिटिव एमिशंस कहते हैं। फॉसिल फ्यूल सेक्टर से निकलने वाली इंडिया की फ्यूजिटिव मीथेन एमिशंस का 68% हिस्सा कोल माइन से आता है। 2019 में देश ने 810 किलो टन सीएमएम रिपोर्ट किया था। बिना किसी इंटरफेरेंस के एम्बर का प्रोजेक्शन है कि ये नंबर इस डेकेड के एंड तक दुगने से ज़्यादा होकर 1600 किलो टन्स या 1.6 मिलियन टन्स पर ईयर हो सकता है, जैसे जैसे कोल प्रोडक्शन खास करके अंडरग्राउंड सोर्सेज से बढ़ेगी। जो बात सबसे फ्रस्ट्रेटिंग है वो ये है कि इस मीथेन को कैप्चर करके सही तरह से यूज़ करने की टेक्नोलॉजी दुनिया में पहले से मौजूद है और ये इंडिया में ही प्रूव भी हो चुकी है। 1996 से 2010 के बीच इंडिया ने झारखंड के झरिया कोलफील्ड में मोनीडी अंडरग्राउंड माइन पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। कोल सीम में फंसी मीथेन निकालने के लिए 3 वर्टिकल ड्रिल्स किए गए थे। इस गैस को कैप्चर करके जनरेटर्स में डाला गया था, जिससे लोकल माइन कॉलोनी के लिए 10 लाख किलोवाट आवर्स से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनी। कैप्चर्ड मीथेन को लोकल गैस ग्रिड्स में डाला जा सकता है या इम्पोर्टेड नेचुरल गैस की जगह यूज़ किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया कि इंडियन अंडरग्राउंड माइन से मीथेन निकालना और यूज़ करना टेक्निकली मुमकिन है। इसके बाद कई और स्टडीज़ भी हुई जिन्होंने इस अप्रोच को सही भी बताया, लेकिन उनमें से कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं बन पाया। पायलट की कामयाबी के 10 साल से ज़्यादा वक्त के बाद भी इंडिया में एक भी कमर्शियल स्केल कोल माइन मीथेन मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए गए हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी काम करती है तो फिर कुछ हुआ क्यों नहीं? इसका जवाब इंडिया में कोल के गवर्नेंस स्ट्रक्चर में छुपा है। असल में सीएमएम इंडिया में एक नो मैन्स लैंड में फंसा है, जहां कई एजेंसीज इस प्रॉब्लम से जुड़ी तो हैं, पर कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती। सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, जो कोल पॉलिसी और टारगेट सेट करती है और 3 एजेंसीज को कंट्रोल करती है। पहला है कोल इंडिया,
दूसरा है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट या CMPDI, जो टेक्निकल ओवरसाइट रखता है और मीथेन फीसिबिलिटी का नोडल एजेंसी है। तीसरा है कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन या CCO, जो प्रोडक्शन मॉनिटर करता है और माइन क्लोजर अप्रूवल्स कोऑर्डिनेट करता है। ये पूरा सिस्टम फिर 4 अलग एजेंसीज के साथ काम करता है। पहला, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी या DGMS, जो माइन सेफ्टी संभालता है। ये गैस के हिसाब से माइंस को क्लासिफाई करता है और खतरनाक माइंस के लिए वेंटिलेशन प्रोटोकॉल्स तय करता है ताकि ब्लास्ट ना हो। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज या MOEFCC, जिनका काम प्रोजेक्ट से मीथेन एमिशंस का अंदाजा लगाना और एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस देना है। तीसरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या DGH, जो कोल बेड मीथेन को देखता है, जिसे लीगली एक अनकन्वेंशनल हाइड्रोकार्बन माना जाता है। ये कोल माइन मीथेन या CMM से अलग है, भले ही गैस एक ही सीम से आ रही हो। चौथा है नीति आयोग, जो जनरल पॉलिसी प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी अलग अलग मिनिस्ट्रीज की कई एजेंसीज मीथेन प्रॉब्लम के एक एक हिस्से को देख रहे हैं, पर कोई एक बॉडी नहीं है जो पॉलिसी कोऑर्डिनेट करे या स्टैंडर्ड सेट करे। नतीजा ये है कि इंडिया में मीथेन रेगुलेशन पूरी तरह से सेफ्टी ड्रिवन है। पूरे सिस्टम में कहीं भी मीथेन एमिशन की कोई स्टैंड अलोन लिमिट या कैप नहीं है। कोल मॉनिटरिंग के इस स्ट्रक्चर की वजह से कई और प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हम CMM डेटा कैसे मेजर करते हैं। इंडिया की एमिशंस रिपोर्टिंग सिर्फ 16 सरफेस और 83 अंडरग्राउंड माइंस के फील्ड मेजरमेंट्स पर बेस्ड है। उन फैक्टर्स को फिर नेशनल एवरेजेस में वेट किया जाता है, लेकिन असली माइन लेवल डेटा पब्लिक नहीं है। ये एजेंसीज के बीच बिखरा हुआ है। कोई इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्टिंग नहीं है और वेरिफिकेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। आप कोई पॉलिसी तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको हर एक माइन के बारे में ये ना पता हो कि असलियत में कितनी मीथेन निकल रही है। बंद पड़ी या अबैंडन माइंस का प्रॉब्लम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया अपने रिपोर्टिंग में अबैंडन माइन मीथेन या AMM को इंक्लूड ही नहीं करता। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि ऐसे माइंस बहुत कम हैं जो एक्टिव रहने पर भी लो प्रोडक्शन देते हैं, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए ग्राउंड लेवल मेजरमेंट्स पब्लिक ही नहीं है। माइन क्लोजर गाइडलाइंस क्लोजर के बाद 2 साल तक एयर क्वालिटी मॉनिटर करने को कहती हैं, पर मीथेन का नाम साफ साफ नहीं लिया गया है। वो बस एयर क्वालिटी के अंडर अनक्लियरली पड़ा रहता है। कोल मिनिस्ट्री ने 2028 तक 147 माइंस को बंद करने के लिए आइडेंटिफाई किया है, लेकिन जैसे जैसे माइंस बंद होंगी एमिशंस की एक पूरी कैटेगरी अनमेजर्ड रह जाएगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोशिश नहीं की। जैसे US एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने CMM क्लियरिंग हाउस बनाया ताकि अप्रूवल स्ट्रीमलाइन हो और मीथेन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिले, लेकिन असलियत में इसके पास ना तो कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है और ना ही कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। ये मीटिंग्स तो बुला सकती है, पर एग्जिस्टिंग गवर्नेंस को मजबूर नहीं कर सकती। और सिर्फ गवर्नेंस का एब्सेंस ही प्रॉब्लम नहीं है। जहां ऑपरेटर्स कुछ करना भी चाहे तो वहां पॉलिसी सपोर्ट के बिना इकोनॉमिक्स उन्हें पीछे खींच लेती हैं। मीथेन कैप्चर के लिए शुरुआत में काफ़ी कैपिटल चाहिए होता है और रिटर्न्स तब तक पक्के नहीं होते जब तक गैस का कोई पक्का खरीदार ना हो। फिर इंडियन कंडीशंस के अपने चैलेंजेस भी हैं। इन सीम ड्रिलिंग, जो मीथेन निकालने का सबसे इफेक्टिव तरीका है, इंडिया की कोल जियोलॉजी की वजह से मुश्किल है। हमारी कोल सीम्स अक्सर पतली या जियोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड होती हैं, जिससे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग महंगी और अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है। इसके अलावा कोल फील्ड्स के पास गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मतलब है कि अगर मीथेन निकाल भी लिया जाए तो उसे मार्केट तक पहुंचाने का एक अलग चैलेंज रहेगा। लेकिन कुछ ना करने की कीमत भी बहुत बड़ी है। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में लगभग 31 बिलियन क्यूबिक मीटर्स नेचुरल गैस इंपोर्ट करने पर $13.3 बिलियन खर्च किए। अगर कोल माइन मीथेन को कैप्चर किया जाए तो इसका एक बड़ा हिस्सा बचाया जा सकता है। एम्बर का अंदाजा है कि 2030 तक क्यूम्युलेटिवली 1.6 मिलियन टन से ज़्यादा मीथेन कैप्चर किया जा सकता है। अगर इस गैस को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाए ताकि इंपोर्टेड नेचुरल गैस कम लगे, तो 2020 के गैस प्राइसेस के हिसाब से इस डेकेड के एंड तक $980 मिलियन बचाए जा सकते हैं। ये तो मॉडरेट एस्टिमेट है। अगर IEA के बड़े नंबर सच होते हैं तो डेकेड के एंड तक एनुअल सेविंग्स $1 बिलियन से ज़्यादा हो सकती हैं। इंपोर्ट सेविंग्स के अलावा कार्बन मार्केट का भी फायदा है। अगर कोल सेक्टर को इंडिया की कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग स्कीम या CCTS में शामिल किया जाए तो जो माइंस मीथेन कम करेंगी वो ट्रेडेबल क्रेडिट्स जनरेट कर सकती हैं, जो एक नई अर्निंग्स का सोर्स बन जाएगा। दूसरे देशों में ऐसा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपने सेफगार्ड मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा करता है। EU की मीथेन रेगुलेशन तो और भी स्ट्रिक्ट है। वो माइंस के लिए एमिशन लिमिट सेट करती है और मीथेन वेंटिंग पर पूरी तरह बैन लगाती है। फिर कुछ ऐसे फायदे हैं जो बैलेंस शीट पर नहीं दिखते।
माइनिंग से पहले मीथेन निकालने से वर्कर्स की सेफ्टी बढ़ती है, जो कि इंटरेस्टिंग है क्योंकि डीजीएमएस इसी वजह से इसे मॉनिटर करता है। मीथेन कम करने से ग्राउंड लेवल ओजोन भी कम बनती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों की सांस की बीमारियां कम होती है और क्रॉप यील्ड भी बढ़ती है। इंडिया का कोल एक्सपेंशन धीमा नहीं हो रहा क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अंडरग्राउंड से निकाले जाने वाले हर टन कोल के साथ मीथेन निकलती है, जिसे हम कैप्चर करना और यूज करना जानते हैं और इंडिया में साबित भी कर चुके हैं। कमी सिर्फ एक ऐसे गवर्नेंस फ्रेमवर्क की है जो प्रूवन टेक्नोलॉजी को एवरीडे प्रैक्टिस में बदल सके। कहते हैं कि थोड़ी सी कोशिश बहुत काम आती है। उसी तरह जैसा एम्बर रिपोर्ट कहती है, सीएमएम से निपटने का रास्ता निकालना हमारे ग्रीनर बनने के सफर में सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है। आपको क्या लगता है, क्या हम इस मीथेन के रिलीज को कंट्रोल और यूज कर पाएंगे? इस चेंज को लाने के लिए क्या जरूरत हो सकती है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।